हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मेंटो वीके सर। दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम अभी तक पीछे क्लास में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ते आए हैं, जिसमें हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब समाप्त हो गया है। लेकिन आज हम कुछ उनके इम्पोर्टेंट बिंदु पर बात करेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बात करेंगे जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, अपनी जर्नी की शुरुआत करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो, और जो पुराने हैं वो भी, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को हमारे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला हर एक कंटेंट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और आपको टाइमली मिलता रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों, और हाँ, दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वो लाइक ज़रूर करिएगा। और इसी के साथ अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी तक हम जाने हैं हेल्पिंग वर्ब, या ऑक्सिलरी वर्ब। इसका मतलब होता है सहायक क्रिया। इसका मतलब होता है सहायक क्रिया। दोनों एक ही हैं, चाहे हम हेल्पिंग वर्ब बोलें या ऑक्सिलरी वर्ब बोलें। और जिसे हमने हेल्पिंग वर्ब में पढ़ा कि एक होती है टू बी वर्ब। टू बी वर्ब, टू बी वर्ब हमारी कौन सी होती हैं? जैसे इज, एम, आर, वाज, वर। ये हमारी क्या होती हैं? टू बी वर्ब। 1 2 3 4 5, यानी ये 5 प्रकार की हमारी क्या होती हैं? टू बी वर्ब। और दूसरा क्या होता है? टू हैव वर्ब। इसमें क्या आता है? हैज, हैव, हैड। ये हमारी क्या होती हैं? टू डू वर्ब, सॉरी, टू हैव वर्ब। ये कितनी प्रकार की होती हैं? ये 3 टाइप से होती हैं, मतलब 3 प्रकार की होती हैं। और दू, दूसरा क्या तीसरा क्या होता है हमारा? तीसरा हमारी होती हैं टू डू वर्ब, जो हम अभी तक पीछे जानते आए हैं, जिसमें हमने पढ़ाया है आपको डू, डज, डिड। ये हमारी क्या होती हैं? टू डू वर्ब होती हैं। और ये भी कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। यानी 3 3 6, और ये 5 प्रकार की होती हैं। तो ये क्या हो गई? 11 प्रकार टोटल हो गई, 11 प्रकार। अब इसके आगे हमने बताया था आपको मॉडल वर्ब्स होती हैं। तो मॉडल वर्ब्स में बताया था, जैसे कैन, कोड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, शैल, शुड। और ought टू, यूज टू, ought टू और यूज टू। मस्ट, मस्ट,
आर टू, यूज टू, मस्ट, नीड, डेयर। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हमारी क्या हो गई? 13 वर्ब्स। कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हमारी 13 हो गई। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शेल, शुड, ऑट टू, यूज टू, मस्ट, नीड और डेयर। ये हमारी क्या हो गई? 13 वर्ब्स। तो अब हम क्या देखते हैं, यानी 11 वर्ब्स ये थी, क्योंकि 3 हमारी डू वर्ब्स, हैव वर्ब्स 3 और टू बी वर्ब्स 5, यानी 5 6 5 11, और 11 और 13 कितनी हो गई? 11 और 13 कितनी हो गई? 24 वर्ब्स। टोटल हमारी कितनी होती हैं? 24 वर्ब्स। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि ये वर्ब्स 24 नहीं 27 होती हैं। यानी कुछ विद्वानों का मानना है कि ये 24 वर्ब्स ना होकर के 27 होते हैं। तो जो 24 में 3 ये जोड़ते हैं, वो 3 वर्ब्स को कौन कौन जोड़ते हैं? उसमें होता है बी, बीन, बीइंग। बी, बीन, बीइंग, ये वो 3 वर्ब्स जोड़ लेते हैं। लेकिन ये हमारी क्या होता है, 3 वर्ब्स को जोड़कर वो क्या बताते हैं कि 27, क्योंकि 24 में 3 जोड़ दोगे तो 27 हो जाएंगी। तो इस वर्ब को अब नहीं जोड़ा जाता, मतलब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इसको नहीं जोड़ा जाता है। यानी बी बीइंग बीन, सॉरी बी बीन बीइंग, इनको किस लिए नहीं जोड़ा जाता है? क्योंकि दोस्तों ये आ गई हैं, अब ये वर्ब्स हमारी क्या हैं? ये अब आ गई हैं पैसिव वॉइस में। ये अब क्या है? पैसिव वर्ब्स हैं, इसलिए इसको नहीं जोड़ा जाता है। इसलिए मुख्यतया जो होती हैं वो हमारी क्या होती? 24 वर्ब्स होती। लेकिन 27 वर्ब्स मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नहीं माना जाता है, क्योंकि इनको हम पैसिव वॉइस में अब ऐड कर लेते हैं या गिन लेते हैं। तो इसलिए हमारी जो मुख्य क्रिया होती हैं टू बी वर्ब्स, यानी जो हेल्पिंग, सॉरी मुख्य क्रिया नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारी कितनी प्रकार से होती हैं, या हेल्पिंग वर्ब्स सहायक क्रिया 24 प्रकार की मुख्यतया होती हैं। लेकिन इसमें कौन कौन सी? टू बी वर्ब्स, जिसमें ईज एम आर वाज वर आता है, टू हैव वर्ब्स हैज हैव हैड आता है, और टू डू वर्ब्स डू डज डिड आता है, मॉडल वर्ब्स कैन कुड मे माइट विल वुड शेल शुड, और टू यूज टू मस्ट नीड डेयर, ये आती हैं। और टू बी, इसको बी बीन बीइंग को इसलिए नहीं गिना जाता क्योंकि ये हमारी अब वर्ब्स पैसिव वॉइस में गिनी जाती हैं। दोस्तों इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये हमारी 27 वर्ब्स अब नहीं गिनी जाती और 24 वर्ब ही मानी जाती हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों इसके बाद हम आप लोगों को, आप लोग हेडिंग बनाइएगा यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको इनके विभिन्न इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर बात करें। जैसा कि दोस्तों हमने हेडिंग बनाई होगी रूल्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी हम ऑक्सिलरी वर्ब मतलब सहायक क्रिया, हम सहायक क्रिया को मतलब इसके हम विभिन्न आयामों को आज समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि हम जैसा कि पीछे से अभी तक ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ते आए हैं, लेकिन ये हमारी मतलब ये कह सकते हैं ये एक हमारा जो अभी तक ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ते आए हैं उसी का एक ये सार है, और हम इसको आज समझेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आज समझेंगे कि रूल्स
सबसे पहले नंबर 1 बना लीजिएगा और हम जानेंगे किसी वाक्य में जब दो ऑक्सिलरी वर्ब आती हैं, यानी जब किसी वाक्य में दो ऑक्सिलरी वर्ब यानी दो सहायक क्रिया आती हैं तो इन्हें कंजंक्शन के से जोड़कर प्रयोग किया जाता है। यानी जब दो ऑक्सिलरी वर्ब आएंगी एक वाक्य में तो उसके बीच में हम कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, जिसमें दोनों के साथ मेन वर्ब्स एक समान रूप में आती हैं। यानी जिसमें अगर किसी वाक्य में दो वर्ब हैं और समान रूप से आती हैं तो हम वो क्या करेंगे, मेन वर्ब्स को कॉमन करके अंत में प्रयोग करेंगे। कॉमन करना मतलब उसको एक कर देंगे और एक करके उसको हम अंत में प्रयोग कर देंगे। हम नहीं समझे होंगे, चलो दोस्तों हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिए और दोनों सेंटेंस अलग अलग लिए, उनको हमने एक सेंटेंस को पहले तोड़ा है और उसके बाद हम इसको एक में जोड़ेंगे, तब हम समझ जाएंगे। जैसे दो अलग अलग टेंस हैं, जैसे यू कैन पास दिस एग्ज़ाम, यानी तुम इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हो। तो हमारा क्या है, पहला वाक्य तुम इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हो, यानी यू कैन पास दिस एग्ज़ाम। दूसरा क्या है, यू विल पास दिस एग्ज़ाम, यानी तुम एग्ज़ाम को पास करोगे। या तो दोस्तों हमने दूसरा, पहले में क्या जाना, तुम इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हो। दूसरा क्या है, तुम इस एग्ज़ाम को पास करोगे। तो हमने क्या देखा कि पास और पास मतलब जो मेन वर्ब है, मैंने क्या बताया कि मेन वर्ब्स जो होती हैं उनको वो समान रूप में आती हैं, यानी दोनों में समान रूप से आती हैं। तो उन मेन वर्ब्स को हम कॉमन करेंगे। नंबर 1 बात, कॉमन मतलब एक करेंगे। दूसरा क्या है कि किसी ऑक्सिलरी वर्ब्स आती हैं, मतलब जब दो ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या हैं, एक तो कैन है और दूसरा क्या है, विल है। ये दोनों अलग अलग हैं और मेन वर्ब समान है लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब अलग अलग हमको देखने को मिलती हैं। और जैसे सब्जेक्ट हम क्या लिए, यू हम सब्जेक्ट ले लिए। जब यू हम सब्जेक्ट लिए यू हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे, कैन को लेंगे, तो कैन लिख दिया। अब इसके बीच में हम कंजंक्शन का जब तक प्रयोग नहीं करेंगे तब तक दोनों वर्ब्स का प्रयोग नहीं कर सकते, मतलब हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यू कैन एंड, मैंने एंड को क्या लिया, कंजंक्शन, और फिर क्या लिया, विल। क्योंकि दोनों अलग अलग मेन वर्ब्स हैं तो हम उनको क्या किया, एक कंजंक्शन से जोड़ दिया। यही तो हमारा कह रहा है, किसी वाक्य में जब दो ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं तो इन्हें कंजंक्शन से जोड़कर प्रयोग किया जाता है। यानी हम क्या देखें कि हम यहाँ पर एक कैन का प्रयोग करें और दूसरे का विल का, लेकिन इसके बीच में हम कंजंक्शन एंड का प्रयोग करें। और जब हम एंड का प्रयोग करें तो हमारी दोनों क्रियाएं जुड़ गईं। और फिर हम क्या करेंगे, यू कैन एंड विल पास दिस एग्ज़ाम। अब हमारी आएगी मेन वर्ब पास। तो पास को हम एक ही लिखेंगे क्योंकि हम इसको कॉमन कर दिए। जब ये दोनों कॉमन हो गई तो एक हो गई, यानी पास एक मेन वर्ब हो गई। और यू कैन एंड विल पास दिस एग्ज़ाम। हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। अब इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। यू कैन एंड विल, यानी तुम पास कर सकते हो और करोगे, मतलब तुम इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हो और एग्ज़ाम को पास करोगे। ये हमारा क्या हुआ, हिंदी अनुवाद हुआ। तो हमने क्या देखा कि जब एक टेंस में, इसका हमारा रूल्स यहाँ पे है, किसी वाक्य में जब दो ऑक्सिलरी वर्ब आती हैं, यानी जब दो ऑक्सिलरी वर्ब आई तो इन्हें कंजंक्शन से जोड़कर प्रयोग किया जाता है। तो हमने कंजंक्शन से जोड़ दिया। और
जिसमें दोनों के साथ मेन वर्ब्स एक समान रूप में आती हैं तो मेन वर्ब्स को कॉमन करके अंत में प्रयोग कर देते हैं। तो हमने क्या देखा, दोनों, पहले तो हम कंजंक्शन से इसकी ऑक्सिलरी वर्ब जोड़े, फिर जो मेन वर्ब थी उसको कॉमन किए यानी एक किए, फिर यहाँ पर यूज करके हम दिस एग्जाम हम पूरा कर दिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखते होंगे, अगर सब्जेक्ट, कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर सब्जेक्ट अलग अलग होते, तो दोस्तों जब सब्जेक्ट अलग अलग होते तो हमने यहाँ पर क्या ऐसी, ये रूल्स कब अप्लाई होता है, ये रूल्स तब अप्लाई होता है जब सब्जेक्ट एक होता है। अगर एक ना होता तो दोस्तों अगर दो सब्जेक्ट होती तो दो की अलग अलग क्रियाएं होती, यानी दो की अलग अलग दोनों की अलग एक अपनी हेल्पिंग वर्ब होती, अपनी एक मेन वर्ब होती, तो हम कंजंक्शन से जोड़ के सीधे प्रयोग कर देते, दोनों सेंटेंस के बीच में सेंटेंस हमारा जुड़ जाता। हालांकि जब मैं सिंथेसिस पढ़ाऊंगा तब उस पर बात करूंगा। हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट तो हमारा एक ही रहेगा, यानी सब्जेक्ट तो हमारा कॉमन ही रहेगा, क्योंकि एक वाक्य में एक ही सब्जेक्ट और एक ही हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही। तो हम हेल्पिंग वर्ब को एक तो कर नहीं सकते क्योंकि दोनों की अलग अलग हैं। तो इस सिचुएशन में दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में कंजंक्शन डाल देते हैं और मेन वर्ब को कॉमन कर देते हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि एक टेंस में सब्जेक्ट तो एक ही आएगा, सब्जेक्ट तो दो नहीं हो सकते, इसीलिए हम इस रूल को अप्लाई करते हैं। जब दो सब्जेक्ट आएंगे तब कैसे जोड़ेंगे, उसका हम जब सिंथेसिस पढ़ेंगे तब, क्योंकि हम इस समय पढ़ रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो हम इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात करते हैं। क्योंकि अगर हम यहीं पर अभी सब्जेक्ट या सिंथेसिस की बात करने लगे तो हमारा सब्जेक्ट, जो हमारा जो उद्देश्य है वो हो जाएगा मतलब विषयांतर, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं वहाँ से उठ के हम दूसरी जगह चले जाएंगे, तो ना ये समझ में आएगा ना जल्दी वो समझ में आएगा, इसलिए स्टेप बाय स्टेप बात कर रहे हैं। और तो हम समझ गए होंगे कि जब जब दो ऑक्सिलरी वर्ब अलग अलग आती हैं और मेन वर्ब अलग अलग आती हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब को हम कॉमन नहीं करते हैं, उसके बीच में कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। यानी जब ऑक्सिलरी वर्ब अलग अलग होती है तो कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब मेन वर्ब समान होती हैं तो हम कॉमन करके एक का प्रयोग कर देते हैं। हालांकि जब मेन वर्ब भी असमान होंगी तो हम आगे नेक्स्ट रूल अभी इसके बाद पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर हम यह समझ लें कि जब ऑक्सिलरी वर्ब असमान होती हैं तब हम उसके बीच में कंजंक्शन डाल के प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब को कॉमन कर लेते हैं। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, यू विल नॉट क्वारल योर नेबर, यानी तुम अपने पड़ोसी के मतलब अपने पड़ोसी से झगड़ालू नहीं होंगे। तो क्या है, तुम अपने पड़ोसी के झगड़ालू नहीं होंगे। यू शुड नॉट क्वारल योर नेबर, यानी तुम्हें अपने पड़ोसी से झगड़ालू होना भी नहीं चाहिए। तो हम दोनों के देखे क्या कि एक तो बता रहा है कि नहीं होंगे, दूसरा क्या है, नहीं होना भी चाहिए। तो दूसरा का अगर हम दोनों को वाक्य जोड़ें तो देखें क्या इसमें, पहले हम देखते हैं कि दोनों हेल्पिंग वर्ब अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पर विल का प्रयोग किया गया, यहाँ पर शुड का प्रयोग किया गया, यानी हेल्पिंग वर्ब अलग अलग हैं। जब दो ऑक्सिलरी वर्ब आती हैं तो यानी दोनों ऑक्सिलरी वर्ब अलग अलग हैं। और जो क्वारल है हमारी मेन वर्ब, ये क्या है, समान है। मेन वर्ब हमारी क्या है, समान है। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, तो यू नेवर, नीदर, दोस्तों नीदर, नार, ईदर, आर, तो ये अपना पेयर लेते हैं और इसकी जब कंजंक्शन की करेंगे वहाँ पर हम कंजंक्शन के बारे में बताएंगे। हम यहाँ पर बात हम ऑक्सिलरी वर्ब की कर रहे हैं, इसलिए नीदर भी एक कंजंक्शन होता है और नीदर अपने साथ क्या लेता है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। नीदर अपने साथ नॉर लेता है और ईदर अपने साथ और लेता है। तो यू नीदर विल, यानी हम कंजंक्शन का प्रयोग किए, यू नीदर विल नॉर शुड, यानी यू नीदर विल नॉर शुड क्वारल योर नेबर, यानी ना तो तुम अपने पड़ोसी के झगड़ालू हो और ना तो तुम्हें झगड़ालू होना चाहिए। तो
हम समझ गए होंगे कि जब कंजंक्शन का प्रयोग कर मतलब जब हमको दो ऑक्सिलरी वर्ब आती हैं तो उसके बीच में कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, और जब दो मेन वर्ब्स आती हैं समान होती हैं तो उनको हम कॉमन करके अंत में यूज कर लेते हैं। तो हम समझ गए कि देखो यहाँ पर नीदर नॉर हमारा कंजंक्शन हो गया, और विल और शुड हमारी क्या हो गई, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और जब हेल्पिंग वर्ब हो गई या ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, और क्वारल जो है हमारी ये मेन वर्ब है, इसको हम कॉमन कर लिए। तो दोस्तों हम समझ गए होंगे, और जो समझ गए हैं तो प्लीज़ इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट रूल की बात करें। दोस्तों हमारा नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल में हम जानेंगे दोस्तों, अभी तक हम क्या जाने कि दो ऑक्सिलरी वर्ब और एक कॉमन वर्ब्स के मेन वर्ब्स के बारे में जाने। दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब माने होता है सहायक क्रिया, और मेन वर्ब माने होती मुख्य क्रिया। मेन वर्ब कहते हैं इसको, ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं इसको, प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। और दोस्तों हम समझ गए ऑक्सिलरी वर्ब मतलब सहायक क्रिया, और मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। दोस्तों हम दूसरे में क्या देखेंगे, किसी वाक्य में जब दो ऑक्सिलरी वर्ब्स को और कंजंक्शन से जोड़कर प्रयोग किया जाता है, जो अभी तक हम पीछे देखते आए हैं, या अभी जो पीछे देखे हैं ये पीछे की स्लाइड में जो हम देखे हैं कि क्या देखे कि जब दो अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं उनको हम कंजंक्शन से जोड़कर अलग अलग प्रयोग कर लेते हैं, उसके बाद हम जो मेन वर्ब अभी तक क्या देखे थे कि कॉमन हो मतलब जो अलग मतलब समान होती थी लेकिन अलग अलग होती थी उनको हम कॉमन करके एक कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या डिफरेंस मिलेगा आपको कि ऑक्सिलरी वर्ब्स की भी अलग अलग मिलेंगी और मेन वर्ब्स भी अलग अलग देखने को मिलेंगी। तो जैसे इसको हम रूल्स को पढ़ते हैं एक बार। किसी वाक्य में जब दो ऑक्सिलरी वर्ब्स का कंजंक्शन को जोड़कर प्रयोग किया जाता है जिसके साथ मेन वर्ब्स अलग अलग रूपों में आती हैं, प्रत्येक ऑक्सिलरी वर्ब्स के पश्चात मेन वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। अभी तक हम क्या देखे थे पीछे स्लाइड में कि हम मेन वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं उसको कंजंक्शन से जोड़ करके मेन वर्ब को अंत में प्रयोग करते थे। लेकिन अब हम इसमें क्या देखेंगे कि क्योंकि इसमें मेन वर्ब्स भी असमान हैं यानी अलग अलग हैं। अभी तक हम क्या देखते आए कि ऑक्सिलरी वर्ब अलग अलग होती थी, मेन वर्ब समान होती थी, लेकिन इसमें मेन वर्ब्स भी असमान हैं यानी अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक ऑक्सिलरी वर्ब के साथ और मतलब प्रत्येक ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, मेन वर्ब लगाएंगे, फिर कंजंक्शन लगाएंगे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, फिर मेन वर्ब लगाएंगे। जैसे इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे समझ लेते हैं। पहले इसको एक बार फिर से रीड कर लें। किसी वाक्य में जब दो ऑक्सिलरी वर्ब्स को कंजंक्शन को जोड़कर प्रयोग किया जाता है जिसके पश्चात मेन वर्ब्स अलग अलग रूपों में आती हैं, प्रत्येक ऑक्सिलरी वर्ब्स के पश्चात मेन वर्ब्स को प्रयोग करते हैं। दोस्तों नहीं समझे, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते। फिर उसी तरह हमने लिए दो एग्जाम्पल्स और दोनों सेंटेंस को हमको जोड़कर एक बनाना है। तो पहले हम दोनों एग्जाम्पल्स को देखते हैं। यू हैव पास्ड मेनी एग्जाम्स, यानी आप बहुत सारे एग्जाम्स पास कर चुके हैं। दूसरा का यू विल पास मेनी एग्जाम्स, यानी तुम बहुत सारे एग्जाम पास करोगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा हैव पास्ड है, यहाँ पर देखिए विल पास है, यानी दोनों क्या है, पास तो हमारी मेन वर्ब है दोनों में, और जो हैव और विल जो यूज किया गया है, हैव और विल दोनों यूज किया गया, तो दोनों तो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब हैं और हमारी मेन वर्ब एक फर्स्ट फॉर्म है एक थर्ड फॉर्म में है, यानी मेन वर्ब भी अलग अलग है। तो हम इसको जोड़ने के लिए कैसे जोड़ते हैं देखिएगा। जैसे यू हमारा तो सब्जेक्ट हो गया, यू हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। यू हैव पास्ड, हमने पास्ड यहीं पर लगा दिया, यू हैव पास्ड एंड विल पास। many exams,
तो ये हमारा क्या सेंटेंस बन गया, यू हैव पास्ड एंड यू विल पास मेनी एग्जाम्स। तो हमने क्या किया, कंजंक्शन का तो प्रयोग किया, कंजंक्शन का प्रयोग किया, लेकिन कंजंक्शन से पहले हमने यहाँ पर क्या देखा, मेन वर्ब है और उसकी हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर हमने क्या देखा, उसकी मेन वर्ब है और उसकी हेल्पिंग वर्ब है। और हम पीछे क्या देख के आए, जैसे यू शुड पास होता मेनी एग्जाम और यू विल पास मेनी एग्जाम्स होता, तो हम क्या करते, इसके हेल्पिंग वर्ब में कंजंक्शन लगा के फिर एक को कॉमन करके हम लिख दिए। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर सहायक क्रिया वो भी अलग है और मेन वर्ब वो भी अलग है। तब हम ऐसी सिचुएशन में सब्जेक्ट के साथ हम ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे और ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट पास बाद हम उसकी मेन वर्ब प्रयोग करेंगे, फिर हम कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर उसकी मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर हम कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे, मेनी एग्जाम्स। और इसी तरह हम नेक्स्ट रूल देखते हैं, नेक्स्ट यूज देखते हैं। एग्जाम्पल, यू हैव डन अ लॉट ऑफ सोशल वर्क, यानी आपने बहुत सारा सामाजिक कार्य किया है। यू हैव डन अ लॉट ऑफ सोशल वर्क, यानी आप बहुत ज़्यादा सामाजिक कार्य किए हैं। और दूसरा क्या बोल रहा है, यू आर स्टिल डूइंग अ लॉट ऑफ सोशल वर्क, यानी अभी भी आपको सोशल वर्क बहुत सारा करना है, यानी अभी आपको बहुत सारा करना भी है। तो हम देख रहे हैं कि इसके साथ क्या है, आर डूइंग हम डू तो हमारा क्या है, इसकी फिफ्थ फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म है, यानी डूइंग। और यहाँ पर हमने देखा हैव डन, तो दोनों में हमारी मेन वर्ब भी अलग है और दोनों में हेल्पिंग वर्ब भी अलग है। तो ऐसे टेंस को हम जब जोड़ेंगे तो कैसे बनाएंगे, यू हैव डन, हमने क्या किया, यू हैव डन, इस यू हैव डन ले लिया पहले, फिर कंजंक्शन लगाया, फिर लिखा आर स्टिल डूइंग अ लॉट ऑफ सोशल वर्क, यानी आपने बहुत ज़्यादा सामाजिक कार्य किया है और अभी और बाकी भी है। तो मतलब और करना है, मतलब बाकी नहीं, और अभी करना है। तो जैसे कि उसने एक बहुत सारा काम किया है सोशल वर्क और अभी सोशल वर्क और करना है उसको। तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या किया, यू हैव डन एंड यहाँ पर हम कंजंक्शन लगा करके इससे पहले भी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, यहाँ पर ये मेन वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये भी मेन वर्ब हो गई, ये भी हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बीच में हमने क्या किया, कंजंक्शन का प्रयोग किया। तो हम समझ गए होंगे जब ऑक्सिलरी वर्ब दोनों अलग अलग आए और उसकी मेन वर्ब समान आए, उस सिचुएशन में ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में कंजंक्शन को डाल करके और मेन वर्ब को अंत में कॉमन करके प्रयोग कर देते हैं। लेकिन जब उसकी ऑक्सिलरी वर्ब भी असमान हो और उसकी मेन वर्ब भी असमान हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि मेन वर्ब मतलब ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर कंजंक्शन लगाएंगे, फिर मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर फिर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। हम समझ गए होंगे। जैसे हम यहाँ पर क्या देखें, दोनों अलग अलग उसकी सहायक क्रिया हैं, दोनों अलग अलग उसकी मेन वर्ब हैं, यानी इसकी ये सहायक क्रिया, इसकी ये मेन वर्ब, इसकी ये सहायक क्रिया, इसकी ये मेन वर्ब। तो हमने यहाँ पर क्या किया, उसकी सहायक क्रिया यूज किया, फिर उसकी मेन वर्ब यूज किया, फिर उसकी सहायक क्रिया यूज किया, फिर उसकी मेन वर्ब यूज किया। तो हम समझ गए होंगे कि जब दो अलग अलग सहायक क्रियाएं लेकिन उसकी मेन वर्ब समान आए तो इसको हम कॉमन कर देते हैं और इन दोनों के बीच हम कंजंक्शन डाल देते हैं। लेकिन जब ये भी असमान हो और ये भी असमान हो तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर उसकी मेन वर्ब का प्रयोग किए, फिर इसकी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करें, फिर उसकी मेन वर्ब का करेंगे। और सब्जेक्ट तो हमारा कॉमन रहता ही है, क्योंकि सब्जेक्ट अगर कॉमन नहीं रहेगा तब तो खैर हम ये बात सिंथेसिस में बताएंगे, यहाँ पर बताने से विषयांतर हो जाएगा।
और हम उम्मीद करते हैं कि दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो हम नीचे डाले हैं कि यू हैव डन एंड आर स्टिल डूइंग अ लॉट ऑफ सोशल वर्क, तो दोस्तों यहाँ पर उसने कुछ करेक्शन के लिए छोड़ा था, मतलब इम्प्रूव करना था, यहाँ पर गलती उसने दी थी। ये तो हम आपके प्रीवियस ईयर पेपर का ही ये पूछा था। और उम्मीद करते हैं दोस्तों इस तरह के वाक्य अपने आप से बनाओगे और समझने का प्रयास करोगे तो समझ में आएगा। दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, जो लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और इसी तरह हम दोस्तों एक नए कंटेंट्स के बारे में बात करता रहूँगा। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि हम आपको पूरी इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगे, तो आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आने वाला हर एक कंटेंट आपको मिलता रहे। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।